जय हिंद साथियों, एग्जाम ज्ञानपुर में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आप सबकी डिमांड पर यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती का 17 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम पेपर, जिसका हम फुल एनालिसिस करेंगे। सारे सवालों को हल करके उनका जवाब आपको फुल आंसर भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप अपने मार्क्स अपने ओएमआर से मिला सकते हैं और आप अपने फिजिकल की तैयारी आगे शुरू कर सकते हैं। कितना रहेगा आपका सेफ स्कोर, कितना मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, सारी कुछ चर्चा के द्वारा आपको हमारे द्वारा बताया जाएगा। और जल्द ही आपको चारों शिफ्टों की एग्जाम कंप्लीट होने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी विशेष एनालिसिस के साथ वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। यदि आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे चुके हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले हमारे द्वारा मिल सके। तो आइए दोस्तों, आज हम पूरा एनालिसिस करते हैं 17 फरवरी 2024 की प्रथम शिफ्ट के एग्जाम पेपर के बारे में। तो आंसर की मिलाने के लिए आप तैयार हो जाइए और वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो ये रहा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 की प्रथम शिफ्ट का पेपर, हल सहित आंसर की। तो दोस्तों, इसमें आपको पूरे क्वेश्चनों के आंसर आपको अपने पेपर से मिला लेने हैं। इसमें क्रम आपका ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सारे शिफ्ट के जो पेपर होते हैं वो उनके सारे क्रम सीरीज वाइज ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मेरा जो पेपर है इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन गणित के यहाँ से स्टार्ट है। तो आप अपने में मिला लें कि ये प्रश्न आपका कौन से नंबर का है। तो प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा जो गणित का है, हल करें। ये आपका गणित का क्वेश्चन है। 120 भागे 3 प्लस 8 गुणा 3 माइनस 40 बराबर। तो इसका आंसर जो है आपका, इसका आंसर बी आंसर सही होगा 24। अगला प्रश्न देखें। अगला यहाँ पर आपका रीजनिंग का प्रश्न है। आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो दोस्तों, इसमें आपको इस प्रकार का ये चित्र यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको वृत्त, त्रिभुज और आयत वर्ग देखने को मिल जाएगा। जिसमें प्रशिक्षित नर्सें, विवाहित जनसंख्या, अस्पताल में नर्सें। इसमें बताएगा कि संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका अस्पताल में विवाहित नर्सें। आंसर इसका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी रीजनिंग का है। कौन सा वैन आर्य भारत गुजरात सूरत के बीच संबंध अच्छी तरह से स्थापित करता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ये अपने में मिला लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर। ये आपका रीजनिंग का फिर से क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढे। तो आपको वह शब्द देखना है। तो उनमें शब्द रहेगा आपका ऑप्शन सी, ये RETUNES। ये प्रश्न आपका उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक पंक्ति में मेहर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी। तो आपको देखना है यहाँ पर सी आंसर 35, यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। एक घनाभ है जिसकी आयाम 4 गुणा 3 गुणा 3 सेमी है। आयाम आपका 4 गुणा 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं। अन्य आयाम 4 गुणा 3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं। आगे देखते हैं। आयाम 3/3 के विपरीत फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेमी भुजा वाले घनों में काट लिया जाता है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक आपके रंगीन हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न देखेंगे। एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला की एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। निम्नलिखित विवरण उसको याद है। देखते हैं दोस्तों आगे। इसमें बताया गया है कि पहला जो कोड आपका 5 से शुरू होता है, कोड 987 पर समाप्त होता है। दूसरा अंक पहले अंक का और 3 का योग है। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। अब इसमें आगे बताया कि अब इन परिस्थितियों पर विचार करते हुए वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला की 4 संभावित एक्सेस कोड निष्कर्ष किए हैं। उपयुक्त का पता लगाएं। तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, इसमें 5 8 4 9 8 7। ये आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए दो कथन 1 2 और 3 क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है और फिर 3 निष्कर्षों पर एक साथ आपको विचार करना है, निर्णय लेना है कि कौन सा कथन या कथनों में दी गई जानकारी से उचित संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो दोस्तों, ये कथन निष्कर्ष यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला कथन है आपका पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। दूसरा है ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। अब इसमें यहाँ पर आपके 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञान अतः शास्त्रीय है,
ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है। ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल रूप को प्रभावित करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर कैसा पैटर्न दिखाई देगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। ये आपके रीजनिंग के सारे प्रश्न का हल यहाँ पर करवाया जा रहा है, तो आप अपनी सारी रीजनिंग के प्रश्नों के उत्तर यहाँ से मिला सकते हैं। इसके बाद में आपको हिंदी, जीके, जीएस सारे क्वेश्चन पूरे 150 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पोती। अगला प्रश्न देखेंगे, वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता हो। तो दोस्तों यहां पर दिया गया BR4AQ16HI, इसकी आपको दर्पण छवि देखनी है, यानी कि जमीन पर आपका शीशा लगा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ये आपका दाहिनी साइड पर मिरर छवि बता रहे हैं, तो ऑप्शन बी आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पता लगाएं कि आकृति X में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3, 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो दोस्तों ये आपकी टुकड़ों की आकृतियां दी गई हैं, इनसे जोड़कर कौन सी आकृति इनमें से बनाई जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 2। अगला प्रश्न देखें, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 59। अगला प्रश्न देखेंगे, ये आपका सरल करें क्वेश्चन है आपका, 108/36 गुणा 1/4 प्लस 2/5 गुणा 3 सही 1/4। तो इसको हल करने पर दोस्तों हम पाएंगे कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 सही 1/20। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। थकान, दिन, काम, रात, नींद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 3, 5, 1, 2, 4। अगला प्रश्न देखिए, वह आकृति चुनें जो अन्य से भिन्न है आपकी। देखिए दोस्तों यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 आकृतियां देखें, आपको भिन्न आकृति चुनना है। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 3। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका ये सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, श्वेत प्रकाश रंग कितने प्रकाश रंगों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर से आपकी जीके स्टार्ट हो गई है, तो आप अपने जीके के क्वेश्चन मिला लीजिए। श्वेत प्रकाश रंग कितने प्रकाश रंगों से मिलकर बना होता है, आप सभी को पता है 7 रंगों से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ आपकी ऑस्ट्रेलिया देश के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी को पता है दोस्तों, ये स्थायी अध्यक्ष थे आपके संविधान सभा के। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो दोस्तों आप सभी को पता है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की जो रचना की गई थी वो संस्कृत भाषा में की गई थी, हरिशरण के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारी पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, भारत के पूर्वी तट पर आपका उड़ीसा राज्य पड़ता है। यहाँ पर चिल्का झील जो है ये आपकी उड़ीसा राज्य में पड़ती है। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, चिल्का झील। अगला प्रश्न देखेंगे, बेलाडीला की पहाड़ियां बैल की कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बेलाडीला की खदानें भी हैं और पहाड़ियां भी हैं, ये दोनों आपके छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। दोस्तों मैं आपको कई बार पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सोनपुर पशु मेला। दोस्तों ये आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, जीके की हर क्लास में आपको ये प्रश्न महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिल जाएगा। सोनपुर का पशु मेला हर साल भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला ही आपके बिहार राज्य में आयोजित होता है। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंगूर की खेती। दोस्तों आपको पता होगा अंगूर की खेती को यहाँ पर
वनस्पति विज्ञान की भाषा में विटीकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर आपका सब्जी का, सेरीकल्चर अलग होता है, पिसीकल्चर अलग होता है। विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो आप सभी को पता है, जनगणना के लिए जनगणना आयुक्त या महारजिस्ट्रार जनगणना संगठन के लिए बहुत बड़ा पद होता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो दोस्तों ये मैं कम से कम आपको 1000 बार बता चुका हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप की क्विज में। कुमार संभवम के लेखक आपके महाकवि कालिदास है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आंखें बंद करके लगा देना। अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक दिवस। दोस्तों मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर पुस्तक और लेखक दिवस ये सारी क्विज यहाँ पर लगवाई थी। तो पुस्तक दिवस आप सभी को मैंने बताया था कि 23 अप्रैल को हर वर्ष यहाँ पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको सीधे सीधे बताना है, ऑप्शन ए, जेनेवा स्विट्जरलैंड। कल मैंने जो करंट अफेयर की क्लास आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको 3 बार बताया था कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको अपन ध्यान से देखना है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में अगर वृद्धि होती है तो उसको यहाँ पर क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसको हम देखेंगे, इसका ऑप्शन बी, शहरीकरण इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है आपका? तो दोस्तों याद रखना है आपको, एल्यूमिनियम कंपनी का आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका मुख्यालय है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों अशोक का है। ये प्रश्न मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में अलग से डाल दिया था और यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी में पोस्ट भी कर रखा है। आप चाहें तो अभी भी जाकर चेक कर सकते हैं। ये सेम वही क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका अशोक, ऑप्शन बी सही आंसर लगा देना है। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगभग मेरे द्वारा बताए हुए कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिले हैं। बाकी मैथ रीजनिंग में तो आपको पता ही है कि सिर्फ आपके क्वेश्चन चेंज होते हैं, पैटर्न आपका वही रहता है। बाकी जीके, जीएस, करंट अफेयर और यूपी जीके के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे सेम आपके वही आए हुए हैं। यदि आपने अच्छी से पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल लगा देंगे। अब दोस्तों ये देख लीजिए यूपी जीके का एक और क्वेश्चन, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों के कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश की किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी के अन्य एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य आपका बलिया उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पर सही लगा देना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों इसमें आपको लगा देना है ऑप्शन डी, लिंक्डइन। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, कालीन के लिए यहाँ पर भदोही प्रसिद्ध है। ये प्रश्न भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप की जो क्विज लगवाई थी यूपीजीके की उसमें बताया था कि भदोही प्लस मिर्जापुर ये दोनों आपके कालीन के लिए प्रसिद्ध हैं। और जो चिकनकारी कढ़ाई है ये आपकी लखनऊ में होती है और साड़ी की बुनाई ये आपकी उत्तर प्रदेश के ललितपुर और अन्य जिलों में भी होती है। चमकीली मिट्टी के बर्तन आपकी चित्रकूट में, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो आपको ऑप्शन बी यहाँ पर सही लगा देना है। अगला प्रश्न देखिए, अकबर का मकबरा, कितना शानदार क्वेश्चन है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको ऑप्शन बी लगा देना है, सिकंदरा जो कि आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ये आपका होरका बॉल। दोस्तों इसको आप एक और ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं कि जो देखिए ये रसिया नृत्य है ये आपका ब्रज क्षेत्र का नृत्य है और चरकुला ये आपका मिट्टी के बर्तन में आपको एक दिया रखकर ये अलग होता है और कजरी आपका अलग होता है। इसके लिए नृत्य धान और मक्के की खेती के लिए आपका होरका बॉल यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके साथ सहयोग से की थी? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको लगा देना है डॉक्टर एनी बेसेंट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है आपकी मथुरा, भगवान राम की आप सभी को पता है, अगले पेपर में आपको यही देखने को मिलने वाला है, तो श्री धाम अयोध्या। अगला प्रश्न देखेंगे, निवेश मित्र मोबाइल ऐप एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित किस राज्य की एक पहल है? तो दोस्तों ये प्रश्न मैंने आपको अपनी करंट अफेयर की क्लास में करवाया है, आप सभी देख सकते हैं जाकर। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो चारों शिफ्ट के एग्जाम हैं, इनमें जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं आप मेरी क्लासों से जाकर मिला सकते हैं। अगर आपको 6 से 7 क्वेश्चन पेपर में आए हैं तो उनमें से लगभग 5 क्वेश्चन मेरी क्लास से आए हैं। आप जाकर मेरी क्लास से वो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट के साथ मिलाकर देख सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों आप सभी को पता है, विमुद्रीकरण अर्थात पुराने नोट बंद करके नए नोट चलाना, जिसको आपको नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न मैंने आपको करवाया भी था कि इसमें आपको भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी की जा चुकी है? तो भारत में अब तक 3 बार नोटबंदी की जा चुकी है। अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसे यहाँ पर धृति होल्डिंग कहा जाता है। आपका होल्डिंग मतलब धारित करने वाला, धृति। अगला प्रश्न देखेंगे, यूपीएसएसएफ। दोस्तों ये बढ़िया ही क्वेश्चन है, यूपीएसएसएफ। यूपी से तो आप सभी परिचित हैं, उत्तर प्रदेश। एसएसएफ का होता है आपका स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि आपकी सचिवालय आदि में लगाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, टका किस देश की मुद्रा है? दोस्तों कितने सिंपल क्वेश्चन है। टका आपकी बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश डाका, टका, डाका इसकी राजधानी थी, टका इसका मुद्रा था। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको देश राजधानी मुद्राओं से भी प्रश्न आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका जीएसटी के लिए सही नहीं है? दोस्तों पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तु या सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, तो इसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावपूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है फिशिंग। दोस्तों हाल ही में आपने मूवी देखी होगी एक जामतारा, उसमें फिशिंग का काम बहुत जोरों शोरों से करते हैं लोग, बिहार के लड़के, जिसमें फोन कॉल फ्रॉड करके लोगों के डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड की जानकारी लेकर फ्रॉड करते हैं। इस प्रक्रिया को यहाँ पर फिशिंग कहा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया एनसीडीएफआई के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो इसमें आपको लगा देना है ऑप्शन डी, आनंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने की प्रेरित कर हेतु दिया जाता है? तो दोस्तों याद रखना है आपको, डेयरी या दुग्ध उत्पादक से संबंधित है आपका राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो आप सभी को पता है कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह आपका कच्छ गुजरात में स्थित है आपका, जिसको आपको नया नाम दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना को फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा किस स्थान पर पहुंचा है? तो आपको लगा देना है श्रीलंका का कोलंबो, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन आपका खुदाई खिदमतगार के लेखक या संस्थापक थे? तो दोस्तों आप सभी को पता है, जीके का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन केएलसी सॉफ्ट का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने आपको लगवा दिए थे, इस बार करंट आपकी बिल्कुल भी बाहर से नहीं आई है, सारी आपकी पढ़ी पढ़ाई करंट अफेयर आई हुई है। आप मेरी क्लासों को जाकर एक बार अच्छे से देख सकते हैं, ताकि आगामी एग्जाम में भी आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को उसी में से मिले। अगला प्रश्न देखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी? तो भारत और इटली के बीच समझौता हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखो, नलिन और राजीव शब्द निम्न से किसके पर्यायवाची है? तो यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो तो आप हिंदी में मिलाना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों आपको पता है राजीव नलिन ये दोनों आपके कमल शब्द के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए आपका ईशान। दोस्तों मैंने आपको चारों दिशाओं के नाम बताए थे कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनकी जो बीच की चारों दिशाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है आपका? ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, चारों दिशाओं के नाम है। तो पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है उसे हम ईशान कहेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस विकल्प में शब्द श्रुति संभरणार्थक का सही अर्थ भेद क्या हुआ? तो दोस्तों आपको ऑप्शन ए यहाँ पर लगा देना है, शशधर, शशिधर, मतलब चांद और शिव, ये आपको लगा देना है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में आपका शुद्ध वाक्य है? तो आपको ऑप्शन डी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी विहार यहाँ पर आपको लगा देना है। अगला प्रश्न, इनमें किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो ऑप्शन सी सोना आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। अगला प्रश्न, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो दोस्तों आप सभी को दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका ये संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो ये वाक्य आपका संबोधक कारक का होगा, ऑप्शन डी। अगला है आपका तद्भव शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी काज यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में सभी शब्द आपके तत्सम है? तो ऑप्शन ए लगा देना है, नव्य स्वर्णकार। अगला प्रश्न देखें, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों ऑप्शन डी तत्पुरुष समास यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों हिंदी बिल्कुल काफी आपकी इजी लेवल की है। यदि आपने हिंदी को हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल पढ़े पढ़ाए हैं और पिछले एग्जामों के आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो हिंदी में आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण? तो दोस्तों आप सभी पता है कि जब क्यों, कब, कैसे, क्या, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है। तो क्वेश्चन मार्क जिसमें लगता है तो दोस्तों वहां पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मदिरालय, मदिरा प्लस आलय, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतरण चिन्ह को किस और नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सतसई शब्दों में किस प्रकार की संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? तो सतसई में आपका यहाँ पर गणनावाचक विशेषण है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? दोस्तों इसमें आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों चिल्लाहट में जो देखिए प्रत्यय लगता है पीछे, उपसर्ग लगता है आगे। तो चिल्लाना ये अलग चीज होगी, चिल्लाना, आहट, आहट जो होगा आपका ये आपका प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिभाषण में उपसर्ग, उपसर्ग दोस्तों मैंने बताया आपको आगे लगता है, भाषण आपका ये शब्द है, अभी इसमें उपसर्ग लगा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर अभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ आप सभी को पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, परोक्ष का विलोम क्या हुआ? प्रत्यक्ष, दोस्तों प्रत्यक्ष मतलब सामने, परोक्ष मतलब पीछे या गुप्त मान सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये कहावत आपने काफी बार सुनी होगी, तो इसका इस लोकोक्ति का अर्थ होगा आपका अत्यधिक कंजूस होना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रोध, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो ये रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों आपको पता है दोहा का उल्टा होता है सोरठा, जिसमें आपकी 11 13 11 13 मात्राएं होती हैं। तो प्रथम चरण में आपकी 11 और दूसरे में 13, तीसरे में 11 और चौथे में 13। तो आपको देखना है दूसरे और चौथे चरण में आपकी 13 मात्राएं और प्रथम और द्वितीय में, प्रथम और तृतीय में आपकी 11 मात्राएं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो दोस्तों याद रखना उपमा अलंकार इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो ऑप्शन ए आपको ब्याज यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। अगला प्रश्न है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। दोस्तों आपको ऑप्शन डी लगा देना, आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल।
अगला प्रश्न देखिए, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कृत वाच्य आपको लगा देना है। अगला प्रश्न देखें, ये आपको गद्यांश दिया गया है हिंदी का, यहाँ पर आपको इस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 81 से 85 तक आपको यहाँ पर देखना है। तो पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं और इसको देखकर सारे क्वेश्चन के आंसर लगाने हैं। इसमें सभी पांचों क्वेश्चन के आप आंसर बिल्कुल सही दे सकते हैं यदि आप इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुरावस्था से गुजर रहा है। इस दुरावस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय को प्राय सर्वोत्तम छात्र थे। आगे देखते हैं, और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही नहीं बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, वर्मा, इंडोनेशिया, चीन, जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोगों भी पढ़ते हैं। केवल हम ही उनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उनकी कविता, उनके उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसकी मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो दोस्तों इसको आपको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर देना है। 81 क्वेश्चन उपयुक्त का शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक होगा ऑप्शन सी, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर हम लगाएंगे ऑप्शन डी, क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। अगला प्रश्न, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज में किस वर्ग की अरुचि की भावना है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है ऑप्शन ए, सुशिक्षित। अगला प्रश्न, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सुशिक्षित समाज और साहित्य पढ़कर कौन संतुष्ट हो जाता है? तो ऑप्शन ए अंग्रेजी यहाँ पर आपको सही लगा देना है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो दोस्तों आपको पता है बांग्लू भाषा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन डी आपको निषेधवाचक ऑप्शन लगा देना है। अगला प्रश्न है आपका, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए लगा देना है आपको, रत्नाकर। अगला प्रश्न, मेघ और मेध दोनों श्रुति संभरणार्थक शब्द का सही अर्थ भेद क्या हुआ? क्योंकि दोस्तों मेघ का होता है बादल, मेध का होता है यज्ञ। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों अभिनय मतलब एक्टिंग, तो इसमें हो जाएगा आपका अभिनेत्री यानी कि हीरोइन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो दोस्तों मानसरोवर सुप्रसिद्ध कवि मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। अगला प्रश्न, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो दोस्तों इसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं और हर व्यक्ति जानता है कि संत रैदास की सुप्रसिद्ध शिष्या थी मीराबाई, जो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दोस्तों ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 5072.19 प्लस 368.312 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 9018 तो इसको हल करने पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी 3578.116। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 13 है और बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये लासा मासा का क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन ए 169 लगा देना है। अगला प्रश्न, रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात आपका 40:57 हो जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन क्या होगा? तो दोस्तों इसमें आपको लगाना है ऑप्शन बी 17,000, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। मैथ भी काफी इजी लेवल की आई है, इसको आप सभी लोग हल कर सकते हैं।
किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है उसका 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सी 100 आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो ऑप्शन ए 2 यहाँ पर आपको सही लगा देना है। अगला प्रश्न देखें, सरल करें। 17.28 भागे x 36.02 भागे बराबर आपका 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल करने पर ऑप्शन ए 12। यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, तीन साझेदार पी क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का दोगुना क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में आर का हिस्सा क्या होगा? तो दोस्तों आपको देखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2500। अगला प्रश्न देखिए, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत आपका 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4.5। अगला प्रश्न देखें, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 35%। अगला प्रश्न देखें, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद आपका 4,460, 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है, तो अनुमानित धनराशि ज्ञात करना है, तो ऑप्शन बी इसका 2973.33 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल आपका 13.86 हेक्टेयर है, 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। 1 हेक्टेयर बराबर यहाँ पर 10,000 मीटर स्क्वायर माना गया है, तो इसको हल करने पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 4224। अगला प्रश्न है आपका, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगाने में कितना समय लेगा? तो दोस्तों आपको इसका आंसर देना है ऑप्शन ए 40 सेकंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 लड़के 6 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के 2 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो दोस्तों यह आपका समय और कार्य का क्वेश्चन है, यहाँ पर हल करने पर ऑप्शन डी 25/2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुक्रम 26, 20, 14, 8 का 21वां पद क्या है? तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, हल करने पर आपको -94 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न, ये आपकी फिर आ गई है श्रृंखला 107 से 111 क्वेश्चन तक बार ग्राफ का अध्ययन करें। तो यूपी ट्रिपल एससी पैट की तरह यूपी पुलिस कांस्टेबल भी इस बार आपकी ग्राफ के क्वेश्चन दे दिए हैं, तो आपको ये जो ग्राफ है इसका अच्छे से देख लेना है, जिसमें आपको विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन आपका लाख में दिया है। यहाँ पर आपकी सनों की संख्या दी गई है 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और साइड में आपको उत्पादन प्रति लाख में दिया गया है, जैसे आपकी 20 लाख, 40, 60, 80, 100 लाख। तो यहाँ पर आपको इनका हल कर लेना है और जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आपको हल करके आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी? तो ऑप्शन ए 183.33 सही आंसर आपको लगा लेना है। दूसरा, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो ऑप्शन डी यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? तो ऑप्शन बी 2002 सही होगा। अगला प्रश्न है, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो ऑप्शन ए 23% यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो इसको हल करने पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी 2002 और 2007। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाओ और माइनस का अर्थ जोड़ है, तो आपका 63 गुणा 24 प्लस 8 भागे 4 प्लस 2 माइनस 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हल करने पर ऑप्शन ए यहाँ पर 60 आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 विकल्पों में से दी गई आकृति x की सही दर्पण छवि चुनना है। तो दोस्तों ये आपकी x दर्पण छवि है, ये आपकी छवि है, इसकी दर्पण छवि यानी कि उल्टी छवि आपकी क्या होगी?
तो ये आपको देखना है, यानी कि साइड में आपका मिरर लगा दिया जाएगा। तो किस प्रकार की छवि बनेगी? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, यानी कि 4 नंबर आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को अच्छी तरह से समझाता है। पति, परिवार और पत्नी। तो दोस्तों आपको ऑप्शन बी यहाँ पर लगा देना है कि पहले परिवार हो जाएगा, उसमें पति पत्नी रहेंगे। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयतवृद्धि व्यक्तियों को दर्शाता है और वृत्त पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है? तो इसमें आपको लगाना है ऑप्शन बी, यानी कि 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जो आपके त्रिभुज और वृत्त के बीच में है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनो जो श्रृंखला को पूरा करेगा। इसमें दोस्तों आपको 8, 23, 38, 53, 68 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको आंसर लगाना है ऑप्शन ए 83। अगला प्रश्न है आपका, शेर, मांद, खरगोश क्या होगा? तो दोस्तों शेर आपका मांद में रहता है, खरगोश आपका बिल मान सकते हैं दोस्तों कि एक प्रकार के बिल में आपका खरगोश यहाँ पर रहता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला है आपका बीपीएमएन, सीक्यूएनक्यू, जीटीपीएल अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पर HUQM यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको देखना है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसके त्रिभुज आप आसानी से गिन सकते हैं। त्रिभुज आपको गिनने पर आपको यहाँ पर ऑप्शन सी 12 आपको लगा देना था। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है। अब व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो आपको ऑप्शन बी यहाँ पर लगा देना था, ऑप्शन बी 1 किलोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी होगा आपका मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर उसको पूरा करेगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पर NMADNNA यहाँ पर लगा देना है, जो कि आपका ये जो श्रृंखला दी गई है यहाँ पर, इसके बीच में जो आपके खाली स्थान है उनमें यहाँ पर भरे जाएंगे। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 123। नीचे दिए गए प्रश्न में कथन और उसके बाद 1, 2, 3, 4 क्रमांक शामिल हैं, आपको यह तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है। तो कथन, निष्कर्ष, यहाँ पे तर्क वाले आपके क्वेश्चन है, तो आपको कथन देख लेने हैं। तो कथन है आपका, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? ये आपका कथन हो गया। तर्क यहाँ पर आपके 3 दिए गए हैं, हाँ इससे कार्य में कुशलता और सटीकता आएगी। 2 आपका, नहीं यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। तीसरा होगा आपका, नहीं कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, हमें इस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। चौथा तर्क है आपका, हाँ जब उन्नत देश में हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत पीछे कैसे रह सकता है? तो दोस्तों इन सभी का आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि केवल ऑप्शन ए, यानी कि तर्क ए मजबूत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 124, ये भी आपका कथन और धारणाओं का क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको देख लेना है। कथन आपका ये रहा, कथन 27 साल के कारावास में मेहर का लाल को राष्ट्रपति बनाया। धारणाएं आपकी 2 हैं इसमें केवल, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। दूसरा है आपका, राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। तो दोस्तों आप सभी इस पे अध्ययन करके जान सकते हैं कि दोनों आपके राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर डी सही, ना तो एक ना ही 2 ही अंतर नहीं है, तो ऑप्शन डी आपको सही लगा देना है। अगला प्रश्न देखें आपका, अब 125 से 129 क्वेश्चन तक यहाँ पर किसी संगठन कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए मापदंड हैं आपकी। तो ये आपको पढ़कर आपको इनकी 5 क्वेश्चन की आंसर देना है। ये पांचों क्वेश्चन के आपको आंसर बिल्कुल सही दे सकते हैं, क्योंकि इसी में से पढ़कर और समझकर आपको इसी में आंसर देना था। तो उम्मीदवार के लिए पहली शर्त है, न्यूनतम 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर या MCA होना चाहिए। MC मतलब मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। दूसरा है आपका, उम्मीदवार ने चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। तीसरा है, उम्मीदवार ने साक्षात्कार में यानी कि इंटरव्यू में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हों। चौथा है आपका, उम्मीदवार की आयु 1/10/2005 को 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपकी इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यताएं हैं। अब इनको जो फिल करेगा वह यहाँ पर पात्र होगा। तो और भी यहाँ पर दिए गए हैं कि ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो अन्य सभी मापदंडों को पूरा करता है, सिवाय
यहाँ पर और भी शर्तें दी गई हैं। ये यहाँ पर उपरोक्त एक में लेकिन 70% अंकों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो मामला जीएम भर्ती के पास भेजा जा सकता है। दूसरा है आपका उपरोक्त दो में लेकिन सिस्टम एनालिसिस्ट के रूप में काम करने के लिए कम से कम 2 साल का अनुभव तो मामला अध्यक्ष भर्ती समिति को भेजा जा सकता है। तीसरा है आपका निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक उम्मीदवार को के बारे में जानकारी दी गई है। आपको उपरोक्त मानदंडों शर्तों के संदर्भ में इसका विश्लेषण करना है और उचित कार्रवाई तय करनी होगी। आपको दी गई जानकारी के अलावा कुछ भी नहीं मानना है। ये सभी मामले आपको 1/10/2005 की स्थिति के अनुसार दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको इसमें ये देखना है कि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन शुरू में देखने को लग रहा है, ये सिर्फ डाटा है क्योंकि इससे आपके 5 क्वेश्चन के आंसर हल होने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देख लेना है। इसके बाद में आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर फटाफट आपको दे देना है। तो ये आपका 125 का पहला क्वेश्चन है। संजय 75% अंकों के साथ सिविल इंजीनियर है। जन्म आपका 6 जुलाई 1976 को, चयन परीक्षा में 70%, साक्षात्कार में 42% प्राप्त किए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए, लगा देना है आपको। अगला प्रश्न है मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70% के साथ एमसीए किया। साक्षात्कार में 55%, चयन परीक्षा में 55%, 1999 प्रोग्रामर के रूप में एक आईआईटी कंपनी में शामिल हुआ। दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिसिस्ट के रूप में पदोन्नत हुए। तो इसमें आपको ऑप्शन बी लगा देना है यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। अगला प्रश्न होगा आपका अंकित ने बीएससी आईटी में 80% अंक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 78%, चयन परीक्षा और साक्षात्कार में 55 और 60%, वह 2001 से सिस्टम एनालिसिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी जन्म तिथि 19 अप्रैल 1980 है। तो इसमें आपको लगा देना है ऑप्शन डी यदि मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना चाहिए। अगला आपका विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसने चयन परीक्षा में 70%, साक्षात्कार में 48% अंक प्राप्त किए हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन डी लगा देना है यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। अगला प्रश्न दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है। उसने साक्षात्कार चयन परीक्षा में 55% अधिक अंक प्राप्त किए। उन्होंने XYZ कंपनी 5 साल से अधिक समय तक सिस्टम एनालिसिस्ट के रूप में काम किया है। तो इसमें आपको ऑप्शन डी लगा देना है कि डाटा आपका अपर्याप्त है। अगला प्रश्न आपको देखना है। अब इसमें आपके पुलिस प्रशासन संबंधित काफी सारे प्रश्न हैं जिसको भी आप अपनी समझ के अनुसार लगा सकते हैं। इस बार के पेपर में आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे देखने को मिले हैं जो आपको सिर्फ अपनी समझ के अनुसार ही करने हैं, किसी भी किताबों में आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आप सभी के लिए। तो इसमें आपका स्कोर काफी अच्छा होना चाहिए था। देखिए 130 क्वेश्चन है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लीचिंग का प्रयास करती है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको ऑप्शन ए लगाना है। इसमें निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को सबसे पहले बचाना है और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको क्या करना है? तो इसमें आपको ऑप्शन सी लगा देना है कि संवेदनशील क्षेत्र में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। अगला प्रश्न दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना होगा? तो ऑप्शन सी आपको लगा देना सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के मामले में आपको रोकने के लिए क्या करना होगा? तो ऑप्शन सी आपको लगा देना है कि संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक-एक पर्यवेक्षक रखनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्षात्कार की हेरफेर करने दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा? आपको अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों और पारदर्शिताओं से पेश करना चाहिए। ऑप्शन ए सही लगा देना है। अगला प्रश्न आपको देखना है आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है, यानी कि आपको ट्रेनिंग दी गई है। इसके बाद आपको देखना है हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है। आपको आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ व नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन डी आपको लगा देना है कि गश्त ड्यूटी उत्साह पूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुकूल से सीखना आपको चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे
पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना होगा? नंबर 2 यानी कि ऑप्शन बी आपको सही लगा देना है कि छद नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण का काम पूर्ण करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपकी एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए, तो आपको इसमें क्या करना है? तो ऑप्शन डी आपको लगा देना है कि अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित आपको करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश करने से वंचित किया, तो आपको क्या करना होगा? तो ऑप्शन बी आपको सही लगा देना है, कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करती हैं, तो आपको क्या करना है? ऑप्शन सी आपको लगा देना है सही, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही लागू करनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या होगा आपका? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने के लिए निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? तो ऑप्शन बी आपको सही लगा देना है कि व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरश कड़ाई से पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है, कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? तो आपको लगा देना है ऑप्शन बी यहाँ पर स्टेशन हाउस अधिकारी, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 142, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको क्या करना है? यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू वहां पर करने चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न चलिए, प्रश्न के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। माँ अनुपात बच्चा, तो बादल अनुपात क्या होगा? दोस्तों देखिए, आपके माँ का संबंध बच्चे से, तो बादल का होगा आपका बारिश से, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपके रीजनिंग के प्रश्न है। एक निश्चित कूट भाषा में आपको मद्रास को आपका ये कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में संडे को कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर बढ़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर से दाईं ओर चलता है और 7 किलोमीटर बढ़ता है, अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो ऑप्शन ए आपको पूर्व यहाँ पर लगा देना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषता है, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है, तो ऑप्शन डी यानी कि तोड़फोड़ आपको यहाँ पर सही लगा देना है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा, तो ऑप्शन डी 180 67 आपको सही लगा देना है। अगला प्रश्न देखिए, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है और 4:10 पर घंटे की सुई घूम रही होती है, तो यहाँ पर आपका जो कोण है वो किस डिग्री का बनेगा? तो आपको ऑप्शन ए 125 डिग्री यहाँ पर लगा देना है। अगला प्रश्न, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधु है, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? इसको आप रफ पेपर पर हल करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका ऑप्शन डी यानी कि भांजा आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि शब्द स्पायरचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, इसी प्रकार चौथे और छठवें का स्थान क्रमशः बदल दिया जाता है, सातवें और नौवें का बदल दिया जाता है, नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं या तो आगे या पीछे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर यदि आप इसको कॉपी पर लिख कर देखेंगे तो ऑप्शन सी आंसर आपको यहाँ पर सही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 की प्रथम शिफ्ट का पूरा पेपर का एनालिसिस, पूरे 150 प्रश्नों के सॉल्यूशन सहित आंसर हमने आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। तो आप अपने पेपर और ओएमआर आंसर की से आपने उत्तर मिला सकते हैं और 1/4 नेगेटिव माइनस मार्किंग करने के बाद अपना पूरा एब्सोल्यूट स्कोर आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम आपको 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 18 फरवरी की प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट सभी की आंसर की विद सॉल्यूशन के साथ आपको जल्द ही डालने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ आपको बने रहना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई एवं अन्य भर्तियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है
और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और जो उसमें ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चनों की बदलाव आपको देखने को मिल सकती है और फाइनल आंसर की में आपको 2 से 3 आपको एफएम भी देखने को मिल सकते हैं। आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कितनी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, फिजिकल के लिए कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा, सारी कुछ जानकारी के लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कमेंट है या आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। कमेंट में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और विस्तृत जानकारी के लिए पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक दी गई है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको आपको लाइक जरूर कर देना है और वीडियो को हर जगह आपको शेयर कर देना है।